साल 1991 की एक रात आसमान फटकर गिर रहा है। इजराइल के प्रमुख शहरों तेल अवीव, हैफा पर मिसाइलें बारिश की तरह बरस रही हैं। इन सब के पीछे सिर्फ एक आदमी है, एक नाम, सद्दाम हुसैन। उसने सिर्फ हमला करने का इरादा नहीं किया था, वो एक संदेश भेज रहा था, मैं यहां हूं, मैं आऊंगा। लेकिन उसी रात इजराइल के गुप्त कमरों में एक और फैसला लिया जा रहा था। इसे रोकना है, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। लेकिन एक गलती, एक कोड वर्ड, एक पल इन सबका अंत कर दिया। यह कहानी है ऑपरेशन ब्रैम्बल बुश की। एक ऐसा हत्या का प्लान जो इतिहास बदल सकता था लेकिन कभी पूरा नहीं हो पाया। साल 1991 में कुवैत पर हमला करने वाले इराक के खिलाफ अमेरिका और उसके सहयोगियों ने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म शुरू किया। पूरी दुनिया ने इराक को दुश्मन घोषित कर दिया, लेकिन सद्दाम के पास एक और योजना थी। युद्ध को सिर्फ अपना बनाने के लिए सद्दाम ने इजराइल को उकसाया। इस मकसद को पूरा करने के लिए इराक से इजराइल पर लगभग 42 स्कड मिसाइलें दागी गईं। इजराइल इस युद्ध में सीधे तौर पर शामिल नहीं था, लेकिन सद्दाम को पता था कि अगर इजराइल पलटवार करता है तो अरब देश उसके साथ खड़े होंगे। डरे और सहमे हुए इजरायली लोग इस मिसाइल हमले से बचने के लिए बंकरों में शरण लेने लगे। ये सिर्फ एक सैन्य हमला नहीं था, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक युद्ध भी था। कई लाख लोग ये न जानकर कि अगला मिसाइल कब गिरेगा, अपनी भूमिगत शेल्टरों में रातें गुजारने लगे। लेकिन उस डर के पीछे बदले की एक चिंगारी भी जन्म ले रही थी। इजराइल ने एक फैसला लिया, अब कभी भी सद्दाम हुसैन को अपनी जनता को डराने की इजाजत नहीं देगा। इसके लिए उन्होंने एक योजना तैयार की, इतिहास की सबसे साहसी और खतरनाक हत्या की योजना, जिसका लक्ष्य था इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन। इस योजना का कोड नाम था ऑपरेशन ब्रैम्बल बुश। सद्दाम हुसैन पश्चिम एशिया के सबसे ताकतवर शासक थे। उन्हें मारना किसी के लिए भी असंभव जैसा था। सद्दाम एक भूत की तरह थे। कोई नहीं जानता था कि वो कहां सोते हैं, कहां जाते हैं। बगदाद में उनके चारों ओर किलोमीटरों तक सुरक्षा का घेरा था। हाई आर्मर्ड बुलेट प्रूफ कारों का लंबा काफिला और हमेशा बदलते रहने वाले यात्रा के रास्ते। सद्दाम की तरह ही कई हमशक्ल भी थे। सार्वजनिक मंचों पर जो आता था वो अक्सर सद्दाम नहीं होते थे। इजराइल की जासूसी एजेंसी मुसाद ने महीनों तक निगरानी की, फिर भी उनकी सही लोकेशन पता नहीं कर पाई। ऐसी स्थिति में सैन्य प्रमुख एहूद बराक ने एक बात समझ ली, सद्दाम को बगदाद में पकड़ना संभव नहीं था, उसे बाहर लाना जरूरी था। उसकी कोई भावनात्मक कमजोरी ढूंढनी थी। वो कमजोरी थी सद्दाम का जंग स्थान तिक्रित। सन 1937 में तिक्रित के पास स्थित अल औजा नामक गांव में एक गरीब परिवार में सद्दाम का जन्म हुआ था। जन्म से पहले ही पिता की मृत्यु और बड़े भाई की बीमारी से मौत ने सद्दाम की मां को मानसिक रूप से तोड़ दिया था। इन्हीं कठिन परिस्थितियों ने सद्दाम को उसके मामा खैरुल्ला तल्फा के पास पहुंचा दिया। तल्फा सिर्फ एक रिश्तेदार भी थे, वे कट्टर राष्ट्रवादी और ब्रिटिश विरोधी सेनानी थे। सद्दाम को राजनीति के शुरुआती पाठ पढ़ाने वाले और बंदूक चलाना सिखाने वाले भी तल्फा ही थे। भगवान ने फारसियों, यहूदियों और मक्खियों को क्यों बनाया नामक पुस्तिका, जिसे तल्फा ने लिखा था, ने सद्दाम के मन में इजराइल विरोध की बीज बो दिए। अपने मामा और तिक्रित के साथ यह भावनात्मक संबंध ही था जिसे वर्षों बाद इजराइल ने एक जाल के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया। तल्फा, जो सद्दाम हुसैन के बहुत करीब थे, गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। इसी वजह से मोसाद ने सटीक रूप से अनुमान लगाया था कि तल्फा की मौत सद्दाम को मानसिक रूप से कितना तोड़ देगी। उन्हें पूरा यकीन था कि अगर उनके मामा की मौत हो जाती है तो चाहे कितनी भी बड़ी सुरक्षा धमकी क्यों ना हो, सद्दाम उस अंतिम संस्कार समारोह में जरूर शामिल होंगे। स्थान था तिक्रित का कब्रिस्तान, जो सद्दाम हुसैन का जन्म स्थान है। योजना बिल्कुल स्पष्ट थी। इजराइल की सबसे बेहतरीन कमांडो यूनिट सायरेट मटकाल बहुत गुप्त रूप से एक CH-53 के किंग स्टैलियन हेलीकॉप्टर में इराक के अंदर प्रवेश करेगी। जॉर्डन और सीरिया जैसे देशों की हवाई निगरानी प्रणालियों को चकमा देने के लिए ये लोग विशेष तकनीक का इस्तेमाल करके दुश्मन की जमीन में पहुंचेंगे। इसके बाद वे 2 दलों में बंटकर सद्दाम के आने का इंतजार करेंगे। सद्दाम के पहुंचते ही खास तौर पे बनाए गए मित्रास मिसाइलों का इस्तेमाल करके उसे मार डालना था। ऑपरेशन ब्रैम्बल बुश की रीढ़ यही मित्रास मिसाइल थी। आमतौर पर जब मिसाइलें दागी जाती हैं तो वे सीधे किसी खास लक्ष्य की ओर जाती हैं, लेकिन मित्रास एक मैन इन द लूप सिस्टम है।
मिसाइल के आगे की तरफ एक हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगा होता है। इससे मिलने वाली तस्वीरें किलोमीटरों दूर मौजूद कमांडो की स्क्रीन पर दिखाई देती हैं। सद्दाम हुसैन को चलते हुए या कार में चढ़ते हुए देखकर कमांडो मिसाइल को जॉयस्टिक से नियंत्रित कर सकता है। इजराइल को उम्मीद थी कि ये सद्दाम के बॉडी डबल्स की पहचान करने में मदद करेगा, क्योंकि अंतिम संस्कार समारोह के दौरान सद्दाम के चेहरे के हाव भाव और हरकतों का जासूस तुरंत विश्लेषण करते थे कि वे कैसे होंगे। सिर्फ जब वे ठीक है कहेंगे तभी फायरिंग होगी। मौत की पुष्टि करने के बाद सीमा पार करके तुरंत इजराइल लौटना ही योजना थी। इस योजना को राष्ट्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली थी। उस समय के इजरायली रक्षा बलों के प्रमुख एहूद बराक ने खुद इस ऑपरेशन का नेतृत्व किया था। प्रशिक्षण के लिए उन्होंने इजराइल के दक्षिण में स्थित नेगेव रेगिस्तान के सेलेम मिलिट्री बेस को चुना था। इजराइल का ये स्थान, जिसे एरिया 51 के नाम से जाना जाता था, उसकी भौगोलिक बनावट इराक के तिक्रित से मिलती जुलती थी। 1992 के अक्टूबर और नवंबर महीनों में दिन रात साइरक मटकल कमांडो ने नेगेव में प्रशिक्षण किया। उन्होंने रेगिस्तान में अल औजा कब्रिस्तान की सटीक प्रतिकृति बनाई। एक टीम कमांडो सद्दाम और उसके अनुयायियों की भूमिका निभा रही थी। रेगिस्तान के दूसरी ओर पहाड़ी पर एक और कमांडो टीम मिसाइलों के साथ तैयार खड़ी थी। वहां एक भी गलती की कोई जगह नहीं थी। 1992 नवंबर 5 ऑपरेशन ब्रैम्बल बुश का अंतिम पूर्ण रूप वाला रिहर्सल। इस प्रशिक्षण को देखने के लिए यहूद बराक और अन्य उच्च अधिकारी भी वहां पहुंचे थे। हमले के प्रशिक्षण की योजना 2 चरणों में बनाई गई थी। पहला था ड्राई रन, जिसमें मिसाइलों का इस्तेमाल किए बिना केवल अभ्यास किया गया। दूसरा था वेट रन, जिसमें असली मिसाइलों का इस्तेमाल करके वास्तविक अभ्यास किया गया। समय था सुबह 6:30। कमांड मुख्यालय और कमांडो टीमों के बीच हुई संचार में कहीं कोई बड़ी गलती हो गई। जब उनके अपने साथी, जो सद्दाम की भूमिका निभा रहे थे, नीचे खड़े थे, उस समय मिसाइल नियंत्रित करने वाली टीम को जो संदेश मिला वो कुछ और ही था। मिशन कमांडर ने रेडियो के जरिए मिसाइल दागने का आदेश दिया। हेडफोन में फायर का निर्देश मिलते ही लॉन्च ऑपरेटर ने ट्रिगर दबा दिया। मिसाइलें लक्ष्य की ओर दौड़ती। ये कोई ड्राई रन नहीं था। मिसाइल टीम ने जो दागी थी वे असली जीवित मिसाइलें थी। मिसाइलें बिना चूके जाकर इजराइल के अपने ही सैनिकों के बीच गिरी। कुछ ही पलों में नेगेव रेगिस्तान एक कब्रिस्तान में बदल गया। इजरायली सेना का गर्व माने जाने वाले साइरेट मटकल के 5 जांबाज कमांडो तुरंत मारे गए। 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लॉन्चिंग टीम में मौजूद उन कमांडो पर अपने ही साथियों को अपने हाथों से मारने का गहरा सदमा था। वो खबर जंगल की आग की तरह फैले, लेकिन असली घटना को सेना ने बाहर नहीं आने दिया। उन्होंने दुनिया को यह कहकर यकीन दिलाया कि यह एक सामान्य प्रशिक्षण दुर्घटना थी, लेकिन सेना के भीतर भारी विवाद पैदा हो गया। गलती किसकी थी? यहूद बराक पर आरोप लगाए गए। इसे इजराइल के इतिहास की सबसे बड़ी सैन्य त्रासदियों में से एक के रूप में चिन्हित किया गया। इस त्रासदी को इंटेलिजेंस विशेषज्ञ सेलिम डिजास्टर या सेलिम त्रासदी के नाम से जानते हैं। कड़ी सैन्य सेंसरशिप के कारण वर्षों तक कोई नहीं जानता था कि यह किस चीज के लिए प्रशिक्षण था। उस घटना के साथ ही ऑपरेशन ब्रैम्बल बुश को हमेशा के लिए रद्द कर दिया गया। 1996 में इजराइल के अखबारों के माध्यम से ही सद्दाम हुसैन की हत्या के इस योजना की जानकारी बाहरी दुनिया को मिली। इतिहास कभी कभी एक क्रूर मजाक होता है। सद्दाम हुसैन इसके बाद 11 साल और जीवित रहे, लेकिन समय के फैसले से वे बच नहीं सके। जिस सद्दाम हुसैन को कोई छू भी नहीं सकता था, उसे वर्षों बाद 2003 में अमेरिकी सेना ने एक छुपे हुए ठिकाने से पकड़ लिया। लेकिन सद्दाम को खत्म करने के लिए इजराइल को जो कीमत चुकानी पड़ी वो बहुत बड़ी थी। नेगेव रेगिस्तान की तपती रेत में आज भी उन 5 सैनिकों की यादें दबी हुई हैं, एक ऐसे सपने की अधूरी छाया की तरह जो कभी पूरा नहीं हुआ, और एक गुप्त युद्ध की अधूरी कहानी की तरह। चाणक्य एक विश्वसनीय मलयालम चैनल है जो विश्व राजनीति, रक्षा रणनीतियां, व्यापार में बदलाव और ऐसे ही हमारे विश्व को आकार देने वाले महत्वपूर्ण पहलुओं का विश्लेषण करता है। अगर आप और आपका ब्रांड हमारे साथ मिलकर विज्ञापन देना चाहते हैं तो कृपया संपर्क करें।